नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीडीपी की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये पहले प्रश्न पत्र में भी आता है और दूसरे में भी आता है। तो इसके क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के हैं बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट का एक एक प्रश्न जो है आपका एक एक कदम है जो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास और वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर दीजिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाकर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। वृद्धि मुख्यतः आकार, ऊंचाई और वजन में वृद्धि को दर्शाती है, जबकि विकास डेवलपमेंट जो है ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तथा भाषाई परिवर्तन शामिल होता है। इसीलिए जो विकास है वह एक व्यापक अवधारणा है और वृद्धि उसका एक भाग मात्र है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, चर्चा करने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण है? ऑप्शंस को देखिए। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है दोस्तों, ये विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय भाग उसमें होता है और शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका को निभाता है। इसमें प्रश्न पूछना होता है, चर्चा करना, अपने अनुभव को साझा करना और सीखने की प्रवृत्ति को इससे बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो पियाजे के अनुसार जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको संवेदी गामक अवस्था कहते हैं और इस अवस्था में बालक इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा भी इसी अवधारणा से जुड़ी हुई है। संवेदी गामक अवस्था। यदि एक बच्चा गणित में कमजोर है लेकिन चित्रकला में अत्यंत कुशल है तो गार्डनर के अनुसार शिक्षक को क्या मानना चाहिए? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती है। किसी भी बच्चे में भाषाई बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है और साथ ही साथ संगीतात्मक बुद्धि होती है। दृश्य, स्थानिक और शारीरिक गतिशील बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। इसीलिए एक विषय के आधार पर किसी भी बच्चे की क्षमता को नहीं आंकना चाहिए। एक शिक्षक समूह कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देता है। यह किस मनोवैज्ञानिक के विचारों से सर्वाधिक संबंधित है? तो ये मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने का महत्वपूर्ण आधार माना है और उनके अनुसार जो बच्चे हैं वो अपने साथियों और शिक्षकों के सहयोग से बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा इसी विकास से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे जाकर आपको और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं। एक बच्चा उत्तर गलत होने के डर से कक्षा में हाथ नहीं उठाता, शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप टीचर बनने जा रहे हैं तो शिक्षक को त्रुटियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए। अगर वो गलती करता है, प्रभावी शिक्षण में त्रुटि को असफलता नहीं माना जाता। अगर गलती होती है तो बल्कि उसको सीखने की प्रक्रिया का ही एक पार्ट मानते हैं। यदि बच्चे गलती करने से डरेंगे तो उनकी सहभागिता और आत्मविश्वास दोनों ही प्रभावित होंगे। शिक्षक को एक ऐसा वातावरण क्लास में बनाना चाहिए जिससे बच्चे बिना किसी डर के उत्तर दे सकें। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत के अनुसार जो सीखना है अनेक प्रयासों और गलतियों के बाद सही प्रतिक्रिया तक पहुंचने की प्रक्रिया है। प्रभाव का नियम भी इन्हीं से संबंधित है। एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को समान प्रश्न देता है जबकि उसकी क्षमताएं अलग अलग हैं। यह किस सिद्धांत की उपेक्षा है? व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक बालक की जो सीखने की गति होती है, उसकी रुचि है, बुद्धि है और अनुभव है, ये अलग अलग होते हैं। इसी कारण व्यक्तिगत भिन्नता को शिक्षण का आधार माना जाता है। सभी बच्चों को एक ही तरह का एग्जाम या परीक्षा नहीं ली जा सकती। एक ही प्रकार का शिक्षण सभी बच्चों के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं होता है। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किससे संबंधित है?
तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कुछ कार्य बालक स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षक या साथी की सहायता से कर सकता है। वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच इसी अंतर को ZPD कहा जाता है और ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। एक विद्यार्थी कक्षा में बार बार नई विधि से समस्या हल करने का प्रयास करता है, यह किसका संकेत है? रचनात्मकता। रचनात्मकता का संबंध होता है नवीन, मौलिक और उपयोगी विचारों से होता है। कोई कोई विद्यार्थी जो होते हैं समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास करते हैं। वे उच्च स्तर की सृजनात्मक सोच को रखते हैं, यही कारण है रचनात्मक क्षमता उनकी अधिक होती है। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव। इवान पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध पर आधारित है और घंटे और भोजन वाला प्रयोग इसी से जुड़ा हुआ है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को केवल रटने की बजाय समझने और तर्क करने के लिए प्रेरित करता है। यह किस उद्देश्य को दर्शाता है? सार्थक अधिगम। फ्रेंड्स, सार्थक अधिगम जो होता है इसमें विद्यार्थी केवल तथ्यों को याद नहीं करता बल्कि उनके बीच संबंध को स्थापित करता है। इस प्रकार का अधिगम अधिक स्थायी और उपयोगी माना जाता है। मैं आपसे भी यही कहूंगी कि प्रश्नों के उत्तर को रटने का प्रयास मत कीजिए बल्कि तथ्यों को समझ लीजिए और तर्क के आधार पर उसको अपने मेमोरी में फिट करने का प्रयास कीजिए। इससे आप लंबे समय तक उसका लाभ उठा सकेंगे। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? मूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है और इस अवस्था में बालक को यह समझ में आने लगता है कि आकार बदलने पर भी मात्रा वही रह सकती है। इसे संरक्षण की अवधारणा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का आधार समानता और सहभागिता है। इसमें सामान्य, दिव्यांग, प्रतिभाशाली और विविध पृष्ठभूमि वाले जो बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर दिया जाता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए समय समय पर छोटी छोटी गतिविधियों और प्रशिक्षण कराता है। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। सीखने की प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना सतत मूल्यांकन कहलाता है और इससे शिक्षक को यह पता चलता है कि किस विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता देने की आवश्यकता है और शिक्षण में कहाँ सुधार किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आपको मिल जाया करेगी। एक विद्यार्थी गणित में बार बार असफल होने के बाद यह मान लेता है कि वह गणित कभी नहीं सीख सकता। शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे छोटे छोटे सफल अनुभव प्रदान करने चाहिए। लगातार असफलता से बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो कम हो सकता है। ऐसे में शिक्षक को सरल कार्य देने चाहिए, उसको शुरू करना चाहिए सरल कार्यों से। सफलता का अनुभव जिसमें वो करेगा तब उसको सकारात्मक अनुभव मिलेगा और इससे वो प्रेरित होगा और आगे सीखने के प्रति उसका विश्वास जो होगा विकसित होगा। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, यह विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत को दिया। उनके अनुसार बुद्धि में एक सामान्य कारक होता है तथा जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं तथा कुछ विशिष्ट कारक होते हैं जिसको यस फैक्टर कहा जाता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को उत्तर बताने की बजाय संकेत देकर समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है। यह किस अवधारणा से प्रेरित है? स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक प्रारंभ में सहायता करता है और धीरे धीरे सहायता को कम करता जाता है। इस प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग प्रक्रिया कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए आगे बढ़ाना है या सीखने के योग्य बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सर्वोत्तम संकेतक है? व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन। अधिगम का वास्तविक प्रमाण जो है व्यवहार में होने वाला अपेक्षित, जो हम चाह रहे थे वैसा अगर परिवर्तन व्यवहार में दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए स्थायी परिवर्तन है। केवल जानकारी को याद कर लेना अधिगम का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जाता।
एक बच्चा कक्षा में बहुत सक्रिय है लेकिन लिखित कार्य में कमजोर है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षक को उसकी शक्तियों और कठिनाइयों दोनों को समझना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। एक क्षेत्र में कमजोरी का अर्थ यह नहीं है कि बच्चा सभी क्षेत्रों में कमजोर है। शिक्षक को बच्चे की संपूर्ण क्षमता को देखने का प्रयास करना चाहिए, उसको पहचान कर उसकी सहायता करनी चाहिए। कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास। ये कोहल वर्ग जो है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और नैतिक विकास को इन्होंने 3 स्तरों और 6 चरणों में विभाजित किया। परीक्षाओं में पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक स्तरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी त्रुटियों पर रचनात्मक सुझाव देता है। यह किसका उदाहरण है? प्रतिपुष्टि या फीडबैक। प्रतिपुष्टि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है। प्रभावी प्रतिपुष्टि केवल गलती बताने की बजाय सुधार का मार्ग भी बताती है। तो फीडबैक दीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि कहाँ गलती है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, विद्यार्थी अपनी कमी को समझ लेंगे और समझ कर आगे बढ़ेंगे, जिससे उनकी कमी दूर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न स्तर के प्रश्न पूछता है ताकि बच्चों की सोच विकसित हो सके। यह किस उद्देश्य को दर्शाता है? तो शिक्षक का उद्देश्य है उच्चतर चिंतन कौशल को विकसित करना। विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन जैसे कौशल जो है उच्चतर चिंतन कौशल कहलाते हैं। अच्छे प्रश्न बच्चों को सोचने, तर्क करने और नए विचार को विकसित करने के लिए प्रेरणा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप है? बालक सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो विद्यार्थी होता है, यह सक्रिय भूमिका निभाता है और शिक्षक मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका में होता है। गतिविधि, चर्चा, परियोजना और अनुभवात्मक अधिगम इस दृष्टिकोण में बड़े ही महत्वपूर्ण अंग हैं। एक शिक्षक देखता है कि कुछ विद्यार्थी दृश्य सामग्री से कुछ सुनकर और कुछ गतिविधियों द्वारा बेहतर सीखते हैं, उसे क्या करना चाहिए? विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों की सीखने की शैली एक जैसी नहीं होती। मैंने पहले भी कहा, कुछ दृश्य सामग्री से सीखते हैं तो कुछ श्रवण अनुभवों से ही सीख लेते हैं। कुछ गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखते हैं, इसलिए एक्टिविटीज को बार बार कराना चाहिए। प्रभावी शिक्षक वह होता है जो विविध विधियों से शिक्षण का उपयोग करता है, विविध विधियों को शिक्षा में उपयोग करता है और अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचने का प्रयास करता है। फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और हाँ, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।